दोस्तों, आज कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सन 1998 में खेले गए कोका कोला कप के उस फाइनल मुकाबले की, जब क्रिकेट की दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक गेंदबाज शेन वॉर्न मैच शुरू होने से पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को ललकार कर कह रहा था कि सचिन तेंदुलकर क्या छोटे मोटे गेंदबाजों को चौके और छक्के मारकर बंदर की तरह मैदान पर उछल रहा है, दम है तो मुझे छक्का मार मार के दिखाओ। ये कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की है जब शेन वॉर्न ने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज करके ललकारा, और उसकी इस ललकार का जब गुस्से में आकर सचिन तेंदुलकर ने प्रतिकार किया तो सचिन ने क्रिकेट की दुनिया के इस खतरनाक गेंदबाज को मार मार कर इसका वो हाल किया कि शेन वॉर्न सचिन की इस मार से ऐसा सदमे में आया कि वो कई महीनों तक सो नहीं पाया था। और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब वो रातों को सोता था तो सचिन की मार से सदमे में जा चुके शेन वॉर्न को सचिन का भूत दिखाई देता था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई के शारजा मैदान में खेले गए कोका कोला कप के फाइनल मैच की हाईलाइट और सस्पेंस से भरी दिल की धड़कनों को रोक देने वाली कहानी लेकर आए हैं कि आखिरकार कैसे सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज शेन वॉर्न का चैलेंज स्वीकार करते हुए शेन वॉर्न की ऐसी ठुकाई की थी कि सचिन तेंदुलकर शेन वॉर्न के सपने में भूत बनकर आने लगे थे। Six, way down the ground. It's on the roof. It's bouncing around on the roof. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, साल था 1997-98 जब दुबई में कोका कोला कप का आयोजन होना था, और इस कोका कोला कप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम्स ने भाग लिया था। और इस कोका कोला कप में सचिन तेंदुलकर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर अकेले भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था, जहां पर इस फाइनल में भारतीय टीम का सामना भारतीय टीम की चिर प्रतिद्वंदी टीम ऑस्ट्रेलिया से होना था। एक तरफ भारतीय टीम जिसमें भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरभ गांगुली के बाद सचिन तेंदुलकर को छोड़कर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसके पास क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव हो। तो दूसरी तरफ कंगारू टीम जिसमें स्टीव वा, मार्क वा, टॉम मूडी, माइकल बेवन, डैरन लेहमन, एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग जैसा क्रिकेट की दुनिया का महापराक्रमी, महाविध्वंसक बल्लेबाज था, जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों का पेशाब निकल जाता था। तो वही गेंदबाजी में डेमियन फ्लेमिंग और शेन वॉर्न जैसे वो गेंदबाज थे जिनके सामने बल्लेबाजी करने के दौरान इनकी गेंद नागिन बनकर हवा में लहराती हुई सामने वाले बल्लेबाज को कब डसकर उस बल्लेबाज का काम तमाम कर देती थी, बल्लेबाज को पता ही नहीं चलता था। और ऐसे क्रिकेट की दुनिया में महाखूंखार दरिंदों से लैस कंगारू टीम का सामना जब इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम से दुबई के शारजा मैदान पर होना तय हुआ, तो इस मुकाबले के पहले ही क्रिकेट के पंडितों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था कि कंगारुओं के सामने भारतीय टीम आधा मुकाबला छोड़कर बीच में ही कंगारुओं से हार मानकर भाग जाएगी। और ऐसी भविष्यवाणी क्रिकेट के पंडित इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस कोका कोला कप में 14 मुकाबला जो भारत और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए थे, उन 14 मुकाबले में भारतीय टीम का सामना 3 बार ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जिसमें 2 बार भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम इस कोका कोला कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर पहुंची थी, लेकिन भारतीय टीम की हार की भविष्यवाणी कर रहे क्रिकेट पंडितों के साथ साथ पूरी दुनिया को क्या पता था कि आज इस कोका कोला कप के फाइनल मुकाबले में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भारतीय टीम की हार की भविष्यवाणी कर रहे ना तो क्रिकेट पंडितों ने किया था और ना ही इस कोका कोला कप में अब तक एक भी मुकाबला ना हारने वाली घमंड में डूबी ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया था, और ना ही भारतीय क्रिकेट फैंस ने भी किया था। जी हां, आज इस फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर घमंड में डूबे कंगारू टीम के खिलाफ एक ऐसी पारी खेलने वाले थे जिसकी कल्पना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया था। और सचिन की इस पारी ने न सिर्फ कंगारुओं का घमंड तोड़ा बल्कि 99% हार चुकी भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले में जीत दिलाकर कोका कोला कप की ट्रॉफी भी भारतीय टीम के नाम की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए क्रिकेट की इस जंग की गाथा का। तारीख 14 अप्रैल सन 1998, दुबई के शारजा का मैदान, जहां पर यह फाइनल मुकाबला खेला जाना था, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और महान मार्कवा। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं वेंकटेश प्रसाद, और वेंकटेश प्रसाद के पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम का घातक ओपनर बल्लेबाज
बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट बैक टू बैक 2 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तूफानी शुरुआत दिलाता है। पहले ओवर में जबरदस्त शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शुरुआत के ही ओवरों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए अजीत अगरकर, और अजीत अगरकर के सामने था ऑस्ट्रेलियाई टीम का विध्वंसक बल्लेबाज मार्कवा। अगरकर ने अपने इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपनी 4 गेंद पर मार्कवा को एक भी रन बनाने का मौका नहीं, जिसके चलते मार्कवा अगरकर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में प्रहार करता है, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। इस तरीके से अजीत अगरकर ने पारी के चौथे ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया टीम के घातक बल्लेबाज मार्कवा को आउट करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। मार्कवा के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है एक ऐसा ऑस्ट्रेलियाई महारथी जो अगर किसी भी मुकाबले में 30 से 40 गेंद अगर खेल जाए तो मैच का नक्शा बदल कर रख देता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिकी पोंटिंग की। इस लिहाज से अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहना था तो किसी भी कीमत पर रिकी पोंटिंग के कदम मैदान पर जमने नहीं देना था। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद, और वेंकटेश प्रसाद ने अपने ओवर की पहली गेंद पर वो चमत्कार करके दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की थी। जी हां, वेंकटेश प्रसाद ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे घातक बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को अपने ओवर की पहली गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिलाई। Ricky Ponting replacing Mark Wall to start again. Oh, he's gone! He's got behind! Well, that's a big blow. Ricky Ponting played it a wide delivery. Another bad shot. The Australians are in trouble. He's got 1 for 1. रिकी पोंटिंग के आउट हो जाने के बाद कंगारू टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया टॉम मूडी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से अजीत अगरकर, और अजीत अगरकर की पहली ही गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट ने चौका लगाकर स्ट्राइक टॉम मूडी को दे दिया। लेकिन नहीं, ये क्या, अजीत अगरकर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर मूडी का भी काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाकर महज 26 रनों के निजी स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। जी हां, महज 26 रनों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का शीर्ष क्रम पूरी तरीके से बिखर चुका था। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने क्रिकेट की इस जंग में शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक 3 झटके देकर कंगारुओं की हालत खराब कर दी थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी भी मैदान पर जश्न मना रहे थे, और ऐसे में महज 26 रनों पर 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों को यह लग रहा था कि अब वो ऑस्ट्रेलिया को 150 या फिर 200 रनों के अंदर ही ऑल आउट कर जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी प्रतिष्ठित बल्लेबाज बचा नहीं था, सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट को छोड़कर जो ओपन करने आया था। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। कुछ ऐसा ही हाल था ऑस्ट्रेलियाई टीम का। एक तरफ से विकेट गिरे तो गिरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सदैव मैदान पर आक्रामक खेल के लिए जाने जाते थे, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया उस दिन कंगारुओं ने। लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने, तो वहीं टॉम मूडी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए माइकल बेवन। इन दोनों ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद शुरुआत में थोड़ा संभल कर उसके बाद भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए देखते ही देखते तकरीबन 60 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों 10 से 15 ओवरों तक और खड़े रह गए तो इस मुकाबले का इतिहास और भूगोल बदल कर रख देंगे। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आए ऋषिकेश कानितकर ने खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को नयन मोगिया के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को थोड़ी सी राहत की सांस दिलाई। एडम गिलक्रिस्ट ने आउट होने से पहले 45 रनों की तूफानी पारी खेली थी। एडम गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ ने माइकल बेवन के साथ मिलकर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसी हालत में जब इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के बीच एक पार्टनरशिप बन रही थी और वो पार्टनरशिप भारतीय खिलाड़ियों की सांसें तोड़ रही थी, तब इसी दौरान अनिल कुंबले की गेंद पर लक्ष्मण ने माइकल बेवन को रन आउट करके उसे भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब 125 रनों तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम शायद 200 रनों के अंदर ही सिमट जाए। लेकिन नहीं, माइकल बेवन के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डैरन लेहमन
और डैरन लेहमन ने अपने टीम के कप्तान स्टीव वा के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना ना तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने किया था और ना ही 125 रनों के अंदर 5 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद जश्न मना रही भारतीय टीम ने और ना ही भारतीय टीम के क्रिकेट फैंस ने किया था। जी हां, इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ भारतीय गेंदबाजों को दौड़ा कर ऐसा थका कर मारा कि मैदान का कोई भी कोना नहीं बचा जहां इन दोनों ने चौके और छक्के की बारिश करके भारतीय फील्डर्स को ना दौड़ाया हो। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों की पारी खेलकर महज 125 रनों के अंदर 5 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद दबाव में दिख रही कंगारू टीम को दबाव से निकाला, बल्कि इस दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों के ऊपर की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को भी 250 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। स्टीव वा और डैरन लेहमन की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो एक समय ऐसा लग रहा था कि लगभग 200 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, उस ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस फाइनल मुकाबले की जंग में भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम के सामने 273 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया। 273 रन। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को 273 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि 272 रन क्या है। नहीं मेरी जान, आपको बता दूं कि आज T20 का दौर है। आज 300 से 400 रन बनते हैं वनडे में, लेकिन पहले अगर कोई टीम 220 या 230 रन बना ले जाती थी तो वो स्कोर भी सामने वाली टीम को नाको चने चबवा देती थी। ऐसे में तो कंगारुओं ने इस मुकाबले में 273 रनों का लक्ष्य दे दिया था भारतीय टीम को, जो भारतीय टीम के लिए आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसकी टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज तो थे, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी लाइनअप में भी डेमियन फ्लेमिंग, मार्क वा, स्टीव वा और क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजी का भगवान कहे जाने वाले शेन वॉन जैसा ऐसे गेंदबाज थे जिनकी गेंद पलक झपकते ही 90 डिग्री का कोण बनाकर सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज का स्टंप उखाड़ देती थी। बल्लेबाज को पता तक नहीं चलता था। और ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कोका कोला कप का छठा मुकाबला जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 284 रनों का लक्ष्य दिया था और इन 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम मैदान पर आई, तब उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि सचिन तेंदुलकर वन मैन आर्मी की तरह अकेले कंगारुओं की घातक गेंदबाजी के सामने लड़ते हुए 143 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ सचिन को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम की घातक गेंदबाजी के सामने मैदान पर टिक न सकी, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर के 143 रनों की पारी खेलने के बावजूद भी पूरी भारतीय टीम 250 रनों पर ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया से यह मुकाबला 24 रनों से हार गई थी। ऐसी हालत में जब एक बार फिर कंगारुओं ने भारतीय टीम को इस कोका कोला कप के फाइनल मुकाबले में 272 रनों का लक्ष्य दिया, तब एक बार फिर क्रिकेट के पंडितों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि भारतीय टीम को फिर हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने 272 रनों का ये लक्ष्य नहीं चेज कर पाएगी। हाँ, सचिन तेंदुलकर वन मैन आर्मी की तरह एक छोर से भारतीय टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सचिन तेंदुलकर को जल्द से जल्द आउट कर ले जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएगी। तब ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने जाते हैं सौरभ गांगुली, और सौरभ गांगुली के साथ क्रिकेट की इस जंग में भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया डेमियन फ्लेमिंग ने, जिसकी पहली और दूसरी गेंद पर सौरभ गांगुली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर सौरभ गांगुली ने इस फाइनल मुकाबले को देख रहे भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर जोश भर दिया। लेकिन पहली 2 गेंदों पर चौका लगने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दबाव में नहीं आए और उन्होंने उसके बाद जबरदस्त वापसी की, जिसके चलते अगले कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा। इस दौरान डेमियन फ्लेमिंग की एक गेंद पर पूरे हिंदुस्तान की सांस तब थम गई जब सचिन तेंदुलकर बोल्ड होते होते बाल बचे। तो वहीं सौरभ गांगुली भी पारी के चौथे ओवर में कैच आउट होते होते बाल बचे। पारी की शुरुआत के ओवर में कंगारू गेंदबाजों का आतंक चरम पर था। ऐसे हालात में सचिन तेंदुलकर ने यह सोच लिया था कि अब अंजाम चाहे जो भी हो, अब यहां से कंगारू गेंदबाजों को हावी नहीं होने देना है। ऐसी हालत में पारी के 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने गुस्से में आकर ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया जिस पर सौरभ गांगुली घायल होने से बाल बचे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। इस चौके के बाद सचिन तेंदुलकर ने अपनी कुछ गेंदों को भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के
के लिए भेजकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन सचिन तेंदुलकर ठहरे क्रिकेट के भगवान, वो कंगारू टीम की घातक गेंदबाजी के सामने डटकर खड़े हो गए। लेकिन इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आया डेमियन फ्लेमिंग, जिसकी आखिरी गेंद पर सौरभ गांगुली, जो शुरुआत की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाने के बाद लगातार कंगारू गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, वो फ्लेमिंग की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में टॉम मूडी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। सौरभ गांगुली ने आउट होने से पहले 23 रनों की पारी खेली थी और वो 23 रन उनके बल्ले से 42 गेंद पर आए थे। और आपको बताते चलें कि पारी के ओवर की पहली 2 गेंद पर सौरभ गांगुली ने 2 चौके लगाए थे। उसके बाद अगली 40 गेंद पर सौरभ गांगुली के बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन उस फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम के गेंदबाजों का आक्रमण किस स्तर का रहा होगा कि अगली 40 गेंद पर सौरभ गांगुली एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। कंगारू टीम के गेंदबाजों की यही खासियत थी कि वो सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को एक रन लेने के लिए तरसा देते थे, जिससे गुस्से में आकर सामने वाला बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर आउट हो जाए। सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नयन मोगिया। 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 42 रन था। भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी। ऐसी हालत में पारी के 11वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने एक चौका लगाकर दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की। दोस्तों 90s का दौर वो दौर था जब भारतीय टीम में न तो वीरेंद्र सहवाग जैसा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज था और न ही गौतम गंभीर और विराट कोहली जैसा मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, और न ही महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसा फिनिशर बल्लेबाज होता था कि सहवाग, गंभीर और विराट कोहली अगर ऊपर से फेल हो जाएं तो नीचे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम को जीत दिला दें। वो दौर एक ऐसा दौर था कि सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने आते थे तो उन्हें शुरुआत में भी भारतीय पारी को संभालना था ओपनर बल्लेबाज बनकर, और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज बनकर भारतीय पारी को संभालना पड़ता था, और अंत में फिनिशर की भूमिका निभाकर धोनी और युवराज सिंह जैसी पारी भी खेलनी पड़ती थी। कुल मिला जुलाकर सचिन तेंदुलकर उस दौर में भारतीय टीम के वन मैन आर्मी की तरह थे। यानी सचिन का बल्ला चला तो भारतीय टीम की जीत 100% निश्चित है, और अगर सचिन जल्दी आउट हुए तो भारतीय टीम की हार भी 100% निश्चित होती थी, जिसका जीता जागता उदाहरण इसी कोका कोला कप का पिछला मुकाबला जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से मिले 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन तेंदुलकर ने 143 रनों की पारी खेली थी और बाकी के सभी 10 भारतीय बल्लेबाज मिलाकर भी 100 रन नहीं बना पाए थे। ऐसी थी उस दौर की भारतीय टीम, और इस बात को भली भांति जानते हुए सचिन तेंदुलकर ने सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद नयन मोगिया के साथ मिलकर संभलकर अपने विकेट को बचाकर सिंगल डबल के साथ साथ जब भी सचिन तेंदुलकर को मौका मिलता तो बीच बीच में खराब गेंद मिलती तो उस गेंद को सचिन तेंदुलकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर ने 20 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 21वां ओवर लेकर आए टॉम मूडी की गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रनों तक पहुंचा दिया। 21 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों को पार कर चुका था। सचिन तेंदुलकर और नयन मोगिया के बीच में तकरीबन 60 रनों के ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऐसी हालत में सचिन तेंदुलकर की निगाहें ढूंढ रही थी उस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को जिस पर पूरी ऑस्ट्रेलिया को बहुत घमंड था, जिसकी गेंद उसके हाथों से छूटने के बाद नागिन की तरह ऐसे लहराती थी कि सामने वाली टीम के बल्लेबाज को कब डस लेती थी उसको पता तक नहीं चलता था, जिसने मुकाबला शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर को धमकी दी थी कि सचिन को मुझसे बच के रहना होगा, जब तक मैं गेंदबाजी नहीं करने आता हूं तब तक सचिन को बंदर की तरह जितना उछल कूद करना है वो कर ले, लेकिन जब मैं गेंदबाजी करने आऊंगा तब मैं अपनी फिरकी से सचिन को बैट उठाने तक का मौका नहीं दूंगा और उसे आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दूंगा। और शेन वॉर्न के इस घमंड को तोड़ने के लिए सचिन तेंदुलकर की निगाहें इंतजार कर रही थी कि कब शेन वॉर्न गेंदबाजी करने आए, और अंततः वो वक्त भी आ जाता है जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 22वां ओवर लेकर आता है अपने घमंड में डूबा शेन वॉर्न। एक तरफ क्रिकेट की दुनिया का गेंदबाजी का भगवान तो दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया का बल्लेबाजी का भगवान, और इन दोनों क्रिकेट के भगवान में मैदान पर होने वाले जंग को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब थी। ऐसी हालत में शेन वॉर्न के द्वारा घमंड में चूर होकर दिए गए बयान की ज्वाला अपने मन में जलाकर सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर एक ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद शेन वॉर्न के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। Tendulkar greets him by dancing down the track and hammering it over long on.
This is amazing stuff. सचिन तेंदुलकर के बल्ले से अपनी पहली गेंद पर थप्पड़ की तरह छक्का खाने के बाद शेन वॉर्न गुस्से से तमतमाता हुआ सचिन को उल्टा सीधा बोलता हुआ जब अपने ओवर की दूसरी गेंद डालता है तो उस गेंद पर भी सचिन ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद तोप से निकले गोले की तरह बिल्कुल सीधा तीर की तरह मैदान को चीरता फाड़ता और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। सचिन का ये शॉट इतना खतरनाक था कि अंपायर की जान जाते जाते बची। अपनी 2 गेंद पर लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद शेन वॉर्न ने जब अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर भी सचिन तेंदुलकर ने अपने गदा रूपी बैट से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद इस बार भी सचिन के बैट पर लगने के बाद शेन वॉर्न के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के कलेजों को चीरती फाड़ती इस बार भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की लगातार 3 गेंद पर लगातार बैक टू बैक 3 बाउंड्री लगाकर घमंड में डूबे शेन वॉर्न के घमंड को चकनाचूर कर दिया था, जिसके बाद वो शेन वॉर्न जिसकी गेंद नागिन जैसे मैदान पर लहराती थी, जिसको अपनी फिरकी पर बड़ा घमंड था, वो सचिन के बल्ले से लगातार 3 बाउंड्री खाने के बाद अब अपनी लाइन और लेंथ भूल चुका था। ऐसी हालत में सचिन ने शेन वॉर्न के ओवर की 5वीं गेंद पर भी स्वीप शॉट के जरिए थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन ने शेन वॉर्न के इस ओवर में 1 छक्का और 3 चौके सहित कुल 18 रन ठोककर सचिन ने शेन वॉर्न के घमंड को चकनाचूर करके शेन वॉर्न के साथ साथ सचिन तेंदुलकर ने घमंड में डूबे समस्त कंगारू खिलाड़ियों को इशारों में ही संदेश दे दिया कि जब तक सचिन तेंदुलकर के सांस और सचिन तेंदुलकर के कदम 22 गज की पिच पर चल रहे हैं, तब तक जो भी नजरें हिंदुस्तान को हराने के लिए उठेंगी उन नजरों को सचिन तेंदुलकर नोच लेंगे। And Tendulkar greets him by dancing down the track and hammering it over long on. This is amazing stuff. That smash back straight back over the bowler's head. And again hit with tremendous power by Tendulkar. And he's not finished yet. शेन वॉर्न का घमंड तोड़ने के बाद सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे कि इसी बीच नयन मोगिया पारी के 25वें ओवर में 41 गेंद पर 28 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों में डेमियन फ्लेमिंग की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। नयन मोगिया के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। जी हां, जब नयन मोगिया जिस वक्त आउट हुए उस वक्त भारतीय टीम का स्कोर 120 रन था और 25 ओवरों की समाप्ति हो चुकी थी और अब यहां से बाकी के बचे 25 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 153 रनों की जरूरत थी। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये 90 का दौर वो दौर था जब सिर्फ सचिन तेंदुलकर को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज अधिकतर मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी घातक गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता था, जिसके चलते अधिकतर मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता था। आखिरकार क्यों हार का सामना करना पड़ता था? क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी तो इंसान ही थे ना कि वो कोई भगवान थे। नहीं, सचिन बेचारे अकेले एक छोर से लगातार सामने वाली टीम से संघर्ष करते रहते थे, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाज उनके संघर्ष में उनका साथ नहीं देता था और कुछ आज ऐसा इस मुकाबले में भी हो रहा था। सौरभ गांगुली ने 23 रनों की घिसी पिटी पारी जिसमें उन्होंने 42 गेंदों का सामना किया और नयन मोगिया 28 रनों की पारी जिसमें उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। और ऐसी 2 कौड़ियों की पारियां क्या भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता सकती हैं? आसान शब्दों में नहीं। ऐसी हालत में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ये जानती थी कि जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पर है तब तक किसी भी कीमत पर यह मुकाबला नहीं जीता जा सकता। और इस बात को ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर सचिन को आउट कर ले गए तो उसके बाद तो पूरी भारतीय टीम किसी रेत के बने महल की तरह अपने आप ही ढह जाएगी। भारतीय टीम को यहां से जीतने के लिए 25 ओवरों में 153 रनों की जरूरत थी। तब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने मन में सचिन को आउट करो और सीरीज जीतो की मंशा के साथ दुगनी ताकत के साथ सचिन तेंदुलकर पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। और कंगारू गेंदबाजों के इस घातक प्रहार पर सचिन तेंदुलकर ने अपने सर पर कफन बांधकर जब जवाब देना शुरू किया तो कंगारू खेमे में भूचाल सी आ गई। किसी भी कंगारू गेंदबाज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सचिन तेंदुलकर को कहां गेंद डालें। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। सचिन को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर इस तरीके से प्रहार करता देख मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अब दूसरे छोर से सचिन के कंधे से कंधा मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ
कंगारू टीम के गेंदबाज सचिन को आउट करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक कर गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से कंगारू गेंदबाजों के हर वार को विफल कर रहे थे, उसे देखकर आज पूरी दुनिया थम सी गई थी। और सचिन तेंदुलकर को इस तरीके से बल्लेबाजी करता देख ऐसा लग रहा था कि आज जैसे खुद भगवान जमीन पर उतरकर अपने हाथ में बल्ला लेकर सचिन तेंदुलकर का रूप धारण करके अहंकार में डूबे कंगारुओं का अहंकार खोल रहे हैं। देखते ही देखते सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 160 रनों के ऊपर पहुंचा दिया, बल्कि सचिन तेंदुलकर खुद 85 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान मार्कवा की गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया कि पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारे से गूंज उठा। Shot, oh, it's a biggie, straight over the top. The little man has hit the big fella for 6. Besides, smashed him down the ground. What a player. मार्कवा के बाद कंगारू टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आया डेमियन फ्लेमिंग, जिसकी तीसरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद स्टेडियम की छत से जाकर टकराकर नीचे आ जाती है, जहां से गेंद को लाने में कम से कम 2 मिनट लग जाते हैं। Don't seem to. Oh, this is high. What a six! What a six! Way down the ground. It's on the roof. It's bouncing around on the roof. Michael Kaskovitz is the new bowler. There it is. He smashed it. और इस छक्के के साथ सचिन तेंदुलकर अब 98 रनों पर पहुंच चुके थे और अपने शतक से महज 2 रन ही दूर थे। ऐसी हालत में सचिन ने बिना समय गंवाए ही डेमियन फ्लेमिंग की अगली गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक पूरा किया। सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन अभी काम बाकी था। अभी भारतीय टीम को जीत दिलानी बाकी थी। अभी तो कंगारुओं का अहंकार तोड़ना बाकी था। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 40वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से वही शेन वॉर्न, जिसे अपनी गेंदबाजी पर बड़ा अहंकार था। और शेन वॉर्न के इस ओवर में भी सचिन तेंदुलकर ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बाउंड्री लगाकर सचिन तेंदुलकर ने अहंकार में डूबे शेन वॉर्न की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करके उसे ये एहसास दिला दिया कि वॉर्न, होगे तुम दुनिया के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज, होगे तुम क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजी के भगवान, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर भगवान को भी अहंकार हो जाए तो उनका भी अहंकार टूटता है। तुम किस खेत की मूली हो। सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाबले में शेन वॉर्न की कुल 12 गेंदों का सामना किया और उन 12 गेंद में सचिन तेंदुलकर ने वॉर्न के घमंड को तोड़ते हुए कुल 30 रन ठोक दिए थे। अब सोचिए, शेन वॉर्न जैसा गेंदबाज अगर उसकी सिर्फ 12 गेंद पर कोई बल्लेबाज 30 रन पीट दे तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। और सचिन तेंदुलकर की इस ठुकाई के बारे में शेन वॉर्न ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि शारजा में खेले गए कोका कोला कप के उस फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी और खास करके जिस तरीके से सचिन ने मेरी गेंद को निशाना बनाकर जो पारी खेली थी, सचिन तेंदुलकर की वो पारी अक्सर मेरे सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि जैसे मेरे कमरे में सचिन तेंदुलकर का भूत बैट लेकर घूम रहा हो। मुझे कई सालों तक ढंग से नींद नहीं आती थी जब मैं सचिन की उस पारी के बारे में सोच लेता था। सचिन तेंदुलकर की इस विस्फोटक पारी से शेन वॉर्न के साथ साथ सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सर बेबसी से झुक चुके थे। चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में हताशा और निराशा फैल चुकी थी। जो कंगारू कप्तान और कंगारू खिलाड़ी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हम जैसे ही सचिन तेंदुलकर को आउट कर ले जाएंगे उसके बाद तो पूरी भारतीय टीम को बड़े आसानी के साथ ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर हिंदुस्तान को ये मुकाबला बड़े आसानी से हरा कर इस कोका कोला कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेंगे। उनके उस मुंगेरी लाल के सपनों पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी इस तूफानी पारी से पानी फेर कर इस फाइनल मुकाबले में कंगारुओं के खिलाफ 134 रनों की कंगारुओं की नींद हराम करने वाली ऐतिहासिक पारी खेलकर सचिन ने भारतीय टीम को न सिर्फ ये मुकाबला जिताया बल्कि इस कोका कोला कप की ट्रॉफी भी भारतीय टीम के नाम की। दोस्तों, आपको सचिन तेंदुलकर की ये पारी कैसी लगी? आप सचिन तेंदुलकर की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। That's what happens in one-day cricket. You can, and that's the principle Sachin, who has made. It's their son. They've all come out, and Dorker included. It's the opposition, and that's the way play it, and they share it. Pick up these
They can see that he played. Mark Matthews. Performance today. Boot of the car as well. Won much. He won almost. Ended up winning in total 100 plus the car. It's a fantastic race. What is here? He's got to stay front. We couldn't see where he was. Sachin Tendulkar team, they've played well over the last beginning of the year. Here they go. First they're going to have to move, and off they go now. So this is going to be a lap of honour. Glorious Indian team heading off